उनसे बात की, पूछा कि मुलाकात कैसी रही। मैंने बताया कि सब पूछ रहे थे, जितना काम हो रहा था मैंने उनको बता दिया। लेकिन उन्होंने एक अजीब बात कही, तो मैं तो सिर्फ पंजाब से नहीं क्या कहा, उनका जी कि आप यहाँ रुक जाओ, वापस मत जाओ। तो उनका क्या बात करें, आप तो सिर्फ समर के कपड़े लेकर हम आए हैं, हमारा घर वहीं पे, इतनी आला नौकरी तुम्हारे पास, मेरी दोनों बेटियाँ वहाँ पढ़ रही हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि फौरी कि अच्छा आप जैसा फरमा दिए वापस चलेंगे। ये दूसरा नुस्खा आपको बता रहा हूँ बेगम की बात मानने का। तो बेगम ने फौरी कहा कि नहीं जी बैठ जाओ ज़रा, मुझे सोचने दो। फिर मैं हाथ पकड़ के कहा कि देखो मुझे तुम पर फख्र ही रहती है कि तुम बहुत रहम दे लो और तुम हर एक की मदद करने को तैयार है, तो और जानवरों से मोहब्बत करते हो इंसान से। और दूसरी ये कि तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं कहता चलो अल्लाह का शुक्र है, दो चीज़ें तो नजर आई मुझे। तो आज ये बताओ कि अगर तुम यहाँ रुकते हो तो वाकई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हो। मैंने बिल्कुल बगैर किसी मोबाइल में आ रही के उनसे कहा कि मेरे अलावा पाकिस्तान की दुनिया का कोई आदमी ये काम पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो हम नहीं जाते, हम ठहर जाते हैं। मैं घर जाती हूँ, हार्डन आप यहीं रुक जाइए और मैं वहाँ जाके बता दूँगी कि जी आपको वहाँ से अच्छा ऑफर आए। आपके वालिदा और बहन भाई सब जो हैं वो बजट थे कि अब आप लोग जाएँ, 15 साल से बाहर हैं। और मैं भी जाकर अपनी वालिदा से कह दूँगी कि जी मुझे भी पाकिस्तान बहुत पसंद है, बड़े बड़े घर हैं, मौसम बड़ा अच्छा है और समर में हम आपके पास आ जाते हैं छुट्टी में, और विंटर में आप 3-4 महीने के लिए जब बहुत सर्दी पड़ती है यूरोप में, आप हमारे पास पाकिस्तान न जाया करना। तो इस तरीके से उन्होंने वालिद को बना ली। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरा कोई कागज़ मेरे पास नहीं था, कोई चीज़ नहीं आई, लिटरेचर नहीं, किताब नहीं, हर चीज़ में वहीं छोड़ाया था मेरे दफ्तर में। तो भुट्टो साहब ने को मैंने कहा तो कहते नहीं आपने ये काम किया है, आपको याद होगा, आप इंशाल्लाह कर ही लेंगे। तो उन्हें मेरी याददाश्त से ज़्यादा भरोसा था डॉक्टर न्यारी साहब से। न्यारी साहब से पता नहीं मुझे याद हो कि ना हो। जब हम एक मतलब हम उम्र पे गए थे तो जद्दे में एयरपोर्ट होटल है, तो बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ मिला हुआ, हम उसमें बैठे हुए थे, जनरल चौहान, मैं और हमारे डॉक्टर नजीर। तो उस वक्त डॉक्टर साहब रिसीव लाए और पहचान वाले मुझे जनरल चौहान को पहचान लिया और फिर वो मेडिकल के डॉक्टर थे, जब मुझे शायद पहचान लिया हो तो हमारे आगे से हमारे पास आए, गपशप लगाई और बताया कि मैं यहाँ डॉक्टर हूँ और मुझे सऊदियों ने अच्छे काम की वजह से नेशनलिटी भी दी हुई, शरीयत भी दी हुई है। मैंने शायद हम भी किसी कोई अच्छा काम करे तो हमें भी शरीयत मिल जाए। तो बाहर ये रहा हमसे। अब हमने कानपुर का जो 6 महीने तक मैंने उन्होंने एडवाइस लगा दिया टर्निंग कमीशन का, कोई काम ही नहीं हो, कोई पुरानी ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ जो है वो 10-10 दिन बैठे हुए हैं, कोई चीज़ आप ऑर्डर नहीं कर सकते। मैंने कहा कि भुट्टो साहब को हाथ लीजिए जी, मैं तो वापस जा रहा हूँ और ये तो यहाँ काम नहीं हो सकता इस तरीके से। वो उन्होंने फौरी कहा कि मुझे 1 दिन 2 दिन दे दें। 2 दिन बाद ही मुझे बुलावा आया, गुलाम शख्स साहब सेक्रेटरी जनरल डिफेंस थे, आवाज साहब सेक्रेटरी जनरल फॉरेन अफेयर्स थे और एजीएम का सब सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस थे। उन तीनों ने बुलाया फॉरेन ऑफिस में और कहा बताइए, मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने ऑफर किया कि आप चेयरमैन बन जाइए टर्निंग कमीशन के, पूरी पावर आपको देते। मैं कहते नहीं ये तो बहुत गलत काम होगा, क्योंकि लोग जानते हैं मुझे हालैंड में कि मुझे इस फील्ड में जिसको अभी तक किसी को पता नहीं टेक्नोलॉजी महारत हासिल है, और वो फौरी इसके तमाम रास्ते बंद कर देंगे। तो फिर मैंने कहा ये प्रोजेक्ट अलहदा कर दीजिए और मैं उसमें चुपचाप काम कर दूँगा। उन्होंने फौरी दूसरे दिन ये प्रोजेक्ट अलहदा कर दी, मुझे उसका हेड बना दिया। तो इस तरीके से काम शुरू हुआ। ये एक्चुअली अल्लाह ताला ने ये काम कराना था, तो रास्ते खुद ही साफ रुकावटें आती रहीं। एक तो ये कि मुझे जैसे था जो कि बाहर था, पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता था, प्रोफेसर सलाम की तरह, डॉक्टर सलीम सदी की तरह या रियाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। तो मेरे छोटे से खत पे भुट्टो साहब ने भरोसा किया, क्योंकि नेक चीज़ें भेजा था और उन्होंने मुझे बुलाया भी और फिर ये ऑफर दिया और फिर प्रोजेक्ट रिव्यू अलहदा कर दी। बस उद्देश्य पर लगा तो हम 18-20 घंटे काम करते थे। वो मैंने पाकिस्तान से लोगों को भर्ती किया, साइंसदान, इंजीनियर सब यहीं के थे, कोई एक्शन भी फॉरनर नहीं था। पाकिस्तान में कुछ से 3-4 लंदन से और अमेरिका से वो मैंने भर्ती कर लिए थे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को
किसी को ऐसी भी नहीं पता था। मुझे सबको सिखाना पड़ा और मैंने नोट बना के सबको बांटे और सिखाया किस तरह किस तरह की होती है, बताया सब कुछ। तो इस तरीके से हम काम में लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें कामयाबी दी। मुझे ये कहना ज़रूरी मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब ने मुझे वो तमाम पावर दिला दी इन तीनों सेक्रेटरी जनरल के थ्रू, जो कि उनके पास अपने पास पावर्स थे, और मुझे खुला हाथ दिया। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि आप खुला हाथ दीजिए, लेकिन गुलाम शाह साहब, लेकिन कारी साहब, आगा शाही साहब, जो बोर्ड है इनका बोर्ड बना दें ताकि हमारे ऊपर निगाह रखें और हमको गलत काम ना करें। इस तरह उन्होंने बोर्ड बना दिया था। हर महीने मीटिंग होती थी और ये लोग बेहद खुश होते थे, काम की रफ्तार देखते, क्योंकि हम इतनी तेज़ी से काम किए तो सब हक्का बक करे। कोई 3 साल के बाद तो 4 साल के बाद तकरीबन हवा लगी यूरोपियंस को, लेकिन हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई सामान नहीं था, हमें सामान तो इम्पोर्ट करना पड़ता था बाहर से। तो जब हमने यूरोप से सामान मंगाया तो कहीं से उनको बंधक पड़ गई, उनका जी ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत आगे निकल चुके थे, हमें रोकना नामुमकिन था। भुट्टो साहब, उन्होंने गुलाम साहब मुझे बुलाया, पूछा क्या डॉक्टर साहब मुझे पता लग गया अब हमारा क्या होगा। मैंने किया कुछ नहीं होगा, हमने अपनी तैयारी अच्छी की, होमवर्क अच्छा किया, इंशाअल्लाह हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। वो तकरीबन 6 साल के अंदर अंदर हमने वो टेस्ट करना शुरू कर दी जो कि एटम बम के लिए ज़रूरी होते हैं बनाना, और उनकी जब सही रिजल्ट आए तो मैंने 10 दिसंबर 1984 को जनरल जिया को खत दिया लिखकर कि जी हमने इसमें महारत हासिल कर लिए, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम 1 हफ्ते के नोटिस पर एटमी धमाका कर सकते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला ने कामयाबी हम लगे रहे बहुत तेज़ी से। फिर हमने आर्मी के लिए मिसाइलें बनाई, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, लेजर रेंज फाइंडर्स वगैरह वगैरह, और मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर ये बनाए। और उसके बाद हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल की ज़रूरत पड़ी। इस अरसे में बेनज़ीर साहबा की हुकूमत बन गई थी, तो उनके पास गया तो उन्होंने फौरी, उन्हें पता था कि भुट्टो साहब ने मुझे रोक लिया था, उनकी जाति में रुका था, उन्होंने फौरी मुझे फंड रिलीज कर दिए और हमने मिसाइल पर काम शुरू कर दिया। पहले हमने एक मिसाइल बनाई जो 500 किलोमीटर रेंज थी, लेकिन एटम बम ले जा सकती थी। उसके बाद जब वो 2 बार हुकूमत में आई, मैंने कहा कि ये रेंज कम है, हमें मिसाइल चाहिए जो कम से कम 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर तक जाए, इंडिया का हर शहर हम अपनी रेंज में ले लें। तो फिर उन्होंने उसके लिए भी पैसे दे दिए, और इस तरीके से हमने दूसरी मिसाइल जो हो रही थी उसके ऊपर काम किया, और माशाअल्लाह वो भी सही तरीके से बन गई। और आजकल वो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी की या ऑफेंसिव पावर की बैकबोन है। तो ये उसी मुझे विषय है। देखिए जब मैं यहाँ आया तो मैं अपनी मर्ज़ी से आया था, भुट्टो साहब ने मुझसे दरख्वास्त की मैं रुक जाऊँ, तो ये सोच के नहीं आया था कि मैं पैसे कमाऊँगा और आया और 2 हफ्ते 3 हफ्ते छुट्टी मनाई चला गया, किसी में आके समझा दिया करूँगा चला जाऊँगा। नहीं, मुझे पता था कि जब तक मैं ऑन द स्पॉट नहीं होऊंगा ये काम हरगिज़ नहीं हो सकता, मुझे वहाँ 24 घंटे रहना ज़रूरी है। तो हमने कबूतर में जगह तलाश की, वहाँ प्लान बनाया बहुत अच्छा, और शुरू हो गया। अब इस तरह से काम चल रहा। और इसी तरह भुट्टो साहब को एटमी कोवत बनाने की यानी सहूलतें मुहैया करने की क्रेडिट जाती है, तो अल्लाह पाक उनको इसका सिला दे देता है। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और बदकिस्मती से उसका सिला उन्हें बड़ा बुरा मिला। और उसके बाद बेनज़ीर साहब ने मिसाइल का प्रोग्राम, दोनों मिसाइल का उन्होंने शुरू किया, उन्होंने पैसे दिए, और उनकी वजह से हम मिसाइल पावर है, और किसान की वजह से न्यूक्लियर पावर है, वरना हम कुछ भी नहीं होता। आज हमारा आपको मोदी दिखाता तो आपके सामने होता है। अब अल्लाह का शुक्र है जो लोग कहते हैं ना सीना फैला के फिरते हैं कि जी हम ये हो गया और आपको मेरी आँख से वहाँ चौकी जैसे अच्छा हो गई, ईट बजा देंगे और ईट के जवाब पत्थर से देंगे वगैरह वगैरह। तो ये बातें ठीक है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सहूलत दी किसने बनाया। तो जो अभी आप लोगों से कहा कि जी आप कौम के हीरो हैं, ये सब है होंगे कौम के हीरो पता नहीं, लेकिन ये तो बताए कि हुक्मरानों के आगे हम हीरो हैं। तो ये जिस तरीके जो उन्होंने हमें जिंदा दरगोर किया हुआ है,
تو اس کا اجر وہی جانیں گے، ان کو اسی کا صلہ ملے گا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں یہ کام کر سکتا تھا، میں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی پیسے لیے میں نے ایک گز زمین نہیں لی حکومت پاکستان سے، ایک پیسہ فالتو نہیں لیا سوائے تنخواہ کے، جو میرے ساتھی تنخواہ لیتے تھے وہی تنخواہ لیتا تھا میں، اور وہی گاڑی جو ان کے پاس تھی میرے ساتھیوں کی تھی وہی گاڑی میں چلاتا تھا، وہی ان کے پاس نوکر تھے، وہی میرے پاس 2 نوکر ہوتے تھے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے کیا، اور میں نے اپنے پیسوں سے جگہ خرید کے گھر بنایا اپنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ نے دیا، میں ان کو بتاتا ہوں گورنمنٹ نے نہیں دیا، کہ میں نے اپنے پیسے سے، میں 15 سال یورپ میں رہا تھا، اور میں نے میری بیگم بھی کام کرتی تھی، اس سے ہم نے یہ پیسے جمع کیے تھے، اور ہم نے آتے ہی گھر بنا لیا، کہ خاص طور سے کہ بیگم کے احساس ہو کہ اب میں نے یہاں رہنا ہے۔ اگر کسی خاتون کو وہ گھر میں جو اس کا اپنا اس کے نام ہو تو پھر وہ بڑی محفوظ سیو کرتی ہے۔ میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ ہمارا جو اکاؤنٹ تھا وہ دونوں کے نام تھا، جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، کہ وہ آپریٹ کر سکتی تھی، میں آپریٹ کر سکتا تھا۔ میں نے کبھی آپریٹ نہیں کیا، چیک بک ان کی بات رہتی تھی۔ جب میں نے زمین خریدی گھر کے لیے، زمین ان کے نام سے خریدی، گھر ان کے نام ہے۔ تو ابھی بھی اگر وہ چاہیں تو مجھے ایک گھر میں باہر جانا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ دوسری ہے کہ یہاں پر جب میں آیا تو مجھے 6 مہینے تک کوئی تنخواہ نہیں ملی، مجھے 6 مہینے کے بعد 3000 روپये تنخواہ ملی۔ میں سوچا بیوی کو دی تو اس نے کہا یہ تو بجلی کا بل بھی پہلے ادا نہیں ہوگا۔ میں کہا اب تو یہی ملے گا، اب تو جو آپ کے پاس پیسے اسی سے گزارا کیجیے۔ اس کے بعد جب میں ریٹائر ہوا 25 سال کے بعد، تو میری پینشن تھی 4467 روپئے۔ تو یہ سب میں نے حکومت سے ایک پائی نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا۔ بعد میں جب ریٹائر ہوئے اور 6 سال ہو گئے، ان کو پتہ لگا کہ مہنگائی اتنی ہوئی ہے، ان کی تنخواہ کی پینشن اتنی، ان کا کوئی رشتے دار ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، تو پھر ایس پی ڈی کے جنرل قدوائی نے ایک اسپیشل پینشن میری منظور کرا دی، جس سے ہمارے حالات جو تھے غنیمت ہو گئے، اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آئی۔ تو میں یاد کرتا تمام بچیوں سے سب سے، کہ ایک تو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اگر آپ انگلش لینگویج اسکول سے پڑھیں گی تو آگے جائیں گی۔ میں آپ کو اپنی مثال دی کہ میں ٹاٹ پہ بیٹھ کر پڑھوں گا، اور اردو میڈیم اسکول میں، اور اسی طرح یہ کہ ٹیچروں سے یہ درخواست ہے خاص طور سے کہ جب بھی بچوں کے ساتھ تعلیم میں انہیں تو بہت محبت سے تعلیم میں، کبھی ان کے اوپر ناراضگی کے اظہار نہ کریں۔ تو میں آپ کو اپنی بات کا قصہ سناؤں کہ ایک دن وہ مولوی آتا تھا، میں پڑھا رہا تھا، قیامت پڑھتا، تو وہ ہو مدد لو مدد کی بات آئی، تو مشکل سے نکلے، ہم چھوٹے سے تھے بہت، تو کلّہ مجید میں تو وہ مولوی جو تھا وہ ڈنڈا مارنے لگا، تو میری والدہ پیچھے دیکھیں گے، وہاں انہوں نے اس کی چھڑی پکڑی اور اٹھا کے جو تھپڑ دیا اس نے، اور کہا کہ اگر میں تجھے ابھی انگریزی کا کوئی ایسا مشکل لفظ دے دوں